शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी। ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमौला खाओ, कुछ भी पचाओ। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल 20 वर्ष पूर्ण कर 21 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और 21 वर्ष में कई उतार चढ़ाव आए, कोरोना काल भी आया, कई आर्थिक संकट भी आए, लेकिन प्रभु की कृपा से ये कार्यक्रम निर्बाध रूप से चलता रहा आपके विशेष स्नेह और आशीर्वाद के कारण। और आज हमारे दर्शकों की संख्या YouTube के हिसाब से देखा जाए तो वो तो अलग है ही, लेकिन एक TRP की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम TRP को तो वैसे मानते नहीं, लेकिन चैनल, क्योंकि ये साधना ग्रुप का जो है वो सबसे नंबर 1 चैनल माना जाता है भक्ति के उसमें, और न्यूज़ चैनल के रूप में भी उसमें हमारे काफ़ी दर्शक हैं। साथ ही जो हमारे इस कार्यक्रम के परिवार के सदस्य वो 15,000 से ऊपर है। 15,000 से अधिक लोग काव्य पाठ कर चुके हैं इस 20 वर्ष के दौरान, और 1000 से ज़्यादा लोग स्थापित कवि हो चुके। और हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान, हिंदी विद्वान, साहित्यकार, लोकप्रिय कवि और हिंदी अकादमी के उप सचिव श्री ऋषि कुमार शर्मा जी। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवि किशोर पारिक, किशोर जी जयपुर से। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार और कवि, राष्ट्रीय हमारे साहित्य परिषद के राष्ट्रीय मंत्री रहे मेरे साथ में, और सरायकी विधा के विशेषज्ञ मर्मज्ञ कवि डॉक्टर विजय पाल नाविक, गुरुग्राम से। विजय नागपाल नाविक जी गुरुग्राम से हमारे बीच में पधारे हैं। और हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे अनुज अमरीश शर्मा राजन। तो सर्वप्रथम मैं सबसे पहले 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करूंगा। खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे, हर गद्दे पे बैठे हैं वो जो गोली के लायक थे। भैया आपने शुरू कर दी राम से एक रचना, तो मेरे को एक बंद याद आ गया। मैं सोच रहा हूँ कि पहले राम पे एक बंद सुना दूँ। नहीं, बिल्कुल सुनाइए आप। तो एक बंद है
एक बंद सुनाऊं, बंद तो ज्यादा हैं। हनुमान के प्यारे हैं जो माँ के दुलारे हैं। हाय हाय। हनुमान के प्यारे हैं जो माँ के दुलारे हैं। हनुमान के प्यारे हैं जो माँ के दुलारे हैं। वो राम हमारे थे, वो राम हमारे हैं। वो राम हमारे थे, वो राम हमारे हैं। इसका एक बंद मैं आपको सुना देता हूँ। नहीं, आप कविता सुनाइए। हैं? ठीक है। देखिए, मैं आपको एक बंद सुना देता हूँ इसका। मर्यादा में रह कर ही वनवास निभाया था। हाय हाय। मर्यादा में रह कर ही वनवास निभाया था। सबरी के झूठे ही बेरों को खाया था। दुनिया में न्यारे हैं, दुनिया के न्यारे हैं। वो राम हमारे थे, वो राम हमारे हैं। ये मैंने आपको राम की शुरुआत करी और जी। मैं अब अपनी बात शुरू करता हूँ दोस्तों। जी जी, मुद्दे पे आइए। कि अपनी औकात पे आ रहा हूँ। नहीं, मुद्दे पर। हाँ, कि सबका ही तो साथ निभाना पड़ता है। हाँ हाँ। सबका ही तो साथ निभाना पड़ता है। जीवन भर एक बोझ उठाना पड़ता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। जीवन भर एक बोझ उठाना पड़ता है। सबका ही तो साथ निभाना पड़ता है। जी। जिसको देखो टेंशन में है इस कारण। हाँ। जिसको देखो टेंशन में है इस कारण खुद पे हंसना और हंसाना पड़ता है। वाह वाह, बहुत सुंदर। खुद पे हंसना और हंसाना पड़ता है, क्योंकि कहना पड़ता है कि पल दो पल की जिंदगी हंसना हंसाना चाहिए। हाय हाय। कांटों के साथ रह के भी मुस्कुराना चाहिए। वाह। पल दो पल की जिंदगी हंसना हंसाना चाहिए। कांटों के साथ रह के भी मुस्कुराना चाहिए। हंसना तो सेहत के लिए च्यवनप्राश है। इसलिए दोस्तों ताली बजाना चाहिए। बहुत सुंदर, बजा रहे हैं हम। क्योंकि आज का जमाना ऐसा, आदमी टेंशन में, तब चार पंक्तियां और होती हैं कि देखिए कि लोग टेंशन के मकान खोलकर बैठे हैं। हाय हाय। लोग टेंशन के मकान खोलकर बैठे हैं, कुछ नफरतों के कान खोलकर बैठे हैं। और हम देते हैं लोगों को तंदुरुस्ती के टॉनिक, इसलिए हास्य की दुकान खोलकर बैठे हैं। क्या बात, वाह। ये होता है। तो वहीं से साहब कविता शुरू होती है कि हमने अपने पालतू कुत्ते से कहा, हमने अपने पालतू कुत्ते से कहा, तू है वफादार दुनिया को दिखा। अब तो अपनी वफादारी निभाओ, जाओ पड़ोसी को काट कर आओ। हाय हाय, कभी सम्मेलन चुरा लो। अब तो अपनी वफादारी निभाओ, जाओ पड़ोसी को काट कर आओ। कुत्ता बोला, बाबूजी ये काम मैंने आपकी तरफ मोड़ दिया है, इसलिए आदमी को काटना मैंने छोड़ दिया है। क्या बात है। कविता साहब कभी कभी घर से भी शुरू होती है। देखिए छोटी छोटी मैं एक दो कविता सुनाता हूँ कि शादी के 20 साल बाद प्यार में मिठास न सब्जी में स्वाद। अपने अनुभव। शादी के 20 साल बाद शादी के 20 साल बाद प्यार में मिठास न सब्जी में स्वाद। एक दिन तो ऐसी आफत आई, पत्नी ने घर में झाड़ू लगाई, घर का सारा कचरा इकट्ठा किया और बड़े प्यार से हमारे सर पे धर दिया। वाह 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 वाह। हमने कहा आज तो बहुत प्यार कर रही हो, शादी के 20 साल बाद भी मर रही हो। हमने कहा आज तो बहुत प्यार कर रही हो, शादी के 20 साल बाद भी मर रही हो। पत्नी मुस्कुराई, हमारे पास आई, बोली ना मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ, ना मैं तुम पे मर रही हूँ, मैं तो कचरा कचरे के ऊपर धर रही हूँ। वाह 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 वाह। कभी कभी ऐसी कविताएं होती हैं साहब। तो
एक और मेरे को छोटी एक दो कविता, एक कविता और याद आ गई। क्या होता है कि हम लोग, बिल्ली जब रास्ता काटती है तो हम लोग को अशुभ मानते हैं उसको, लेकिन साहब बिल्ली क्या कह रही है एक छोटी सी कविता में, कि हमने बिल्ली से कहा मौसी भ्रष्टाचारी के लिए कौन है दोषी। हमने बिल्ली से कहा मौसी भ्रष्टाचारी के लिए कौन है दोषी। मौसी तपाक से बोली खबर है बिल्कुल नई और ताजी, तुम्हारे पड़ोसी नेताजी। हाय हाय, खबर है बिल्कुल नई और ताजी, तुम्हारे पड़ोसी नेताजी। हमने कहा मौसी क्या इसलिए उदास हो, या आप भी भ्रष्टाचारी के आसपास हो। हमने कहा मौसी क्या आप इसलिए उदास हो, या आप भी भ्रष्टाचारी के आसपास हो। मौसी बोली नहीं बेटा, मैं तो तेरे मौसा के साथ कल बाजार शॉपिंग करने जा रही थी, मनी मन खूब मुस्कुरा रही थी, इतने में मुझे और तेरे मौसा को बांट गया। अरे क्या बताऊं बेटा एक मनहूस नेता हमारा रास्ता काट। क्या बात। तो कभी कभी कुछ कविता हो जाती है। मैं चाहता हूं कि एक गजल के 2-3 शेर हैं, स्वागत है, मैं आपको सुनाता हूं, क्योंकि मैंने वो एक बहुत बड़े चैनल वो शेर मारूफ मैंने सुनाई थी, तो उसके 2-3 शेर आपको सुना देता हूं। रूठी लवर को हमने मनाना छोड़ दिया, रूठी लवर को हमने मनाना छोड़ दिया, रूठी लवर को हमने मनाना छोड़ दिया, भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया। बहुत सुंदर, छोड़िए छोड़िए। रूठी लवर को हमने मनाना छोड़ दिया, भैंस के आगे भोंप बजाना छोड़ दिया। बहुत सुंदर। और दोस्तों इसमें एक शेर है जी, कि जब से हुई है दाद के संगूस को खुजली। हाय हाय। जब से हुई है दाद के संगूस को खुजली, जब से हुई है दाद के संगूस को खुजली, हमने उससे मिलना मिलाना छोड़ दिया। हमने उससे मिलना मिलाना छोड़ दिया। वो क्या है भरोसा हमको ही वो डस जाए, क्या है भरोसा हमको ही वो डस जाए, क्या है भरोसा हमको ही वो डस जाए। सांप को हमने दूध पिलाना छोड़ बहुत सुंदर, दिया। बहुत सुंदर। सांप को हमने दूध पिलाना छोड़ दिया। और आखिरी इसका है कि बीवी के भाइयों ने जम के पीटा तो, बीवी के भाइयों ने जम के पीटा तो, बीवी के भाइयों ने जम के पीटा तो, साले की बीवी को पटाना छोड़ दिया। साले की बीवी को पटाना छोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार आपने पढ़ा। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ देश की एक लाडली बिटिया, दिल्ली के अरविंदो कॉलेज में आप लेक्चरर हैं और आपकी कविताओं का विषय वस्तु विशेषतः जो रहता है, जो हमारे समाज में कई प्रकार की नकारात्मकता फैली हुई होती हैं, और अगर नकारात्मकता कहें तो कि कई कुछ लोग की मानसिकता जो होती है वो कुंठा से भरी होती है। उस कुंठा को दूर करने के लिए, नकारात्मकता को दूर करने के लिए अगर कोई इसमें अपना भूमिका अदा करता है तो वो साहित्यकार करता है, कवित्री कर सकती है, कवि कर सकता है। और कवि तो सोते हुए को जगा देता है, और ये जो कवित्री है वो आपके सामने एक ऐसा गीत प्रस्तुत करने वाली है जो समाज में व्याप्त और अधिकतर मानस में जो नकारात्मकता होती है उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है और दूर करेंगे। वो नाम होता है
डॉक्टर दीपा दिल्ली से। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है हार ना जाना तू। अपने आसपास बच्चों को और जो बड़ों को हम देखते हैं कि वो पल पल टूट रहे हैं, ज़िंदगी को जीना भूल रहे हैं। उसी हताशा को दूर करती हुई मेरी ये कविता कहिए, गीत कहिए, मैं अपने शब्दों को आपके सम्मुख रखती हूँ, जिसका शीर्षक है हार ना जाना तू। ढल जाएगी रात अंधेरी, तू घबराना ना। ढल जाएगी रात अंधेरी, तू घबराना ना। आती जाती सांसों से बोझिल हो जाना ना, बोझिल हो जाना ना। तमस छटेगा एक दिन, तमस छटेगा एक दिन, वो दिन लौट के आएंगे। तमस छटेगा एक दिन, वो दिन लौट के आएंगे। जीतने से पहले लेकिन हार न जाना तू, पर हार न जाना तू। छाएगी उदासी, छाएगी उदासी, तब भी तुम घबराना ना। छाएगी उदासी, तब भी तुम घबराना ना। जीतने से पहले लेकिन हार न जाना तुम, पर हार न जाना तुम। मानव मन की वेदना, मानव मन की वेदना, जब जब तुम्हें सताएगी। मानव मन की वेदना, जब जब तुम्हें सताएगी। भूल कर भी उसको तुम गले लगाना ना। वाह 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 वाह, गले लगाना ना। बहुत अच्छा। वृक्षों सा आनंदित रहना, वृक्षों सा आनंदित रहना और मुस्काना तुम। वृक्षों सा आनंदित रहना और लहराना तुम। प्रकृति की गोद में रहना भूल न जाना तुम। हाँ, भूल न जाना तुम। मिला जो जीवन मुश्किल से, मिला जो जीवन मुश्किल से, उसको न गवाना तुम। मिला जो जीवन मुश्किल से, उसको न गवाना तुम। जीवन की इस बहुमूल्यता को भूल न जाना तुम। हाँ, भूल न जाना तुम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तमस छटेगा एक दिन, वो दिन लौट के आएंगे। धन्यवाद। मुझे लगता है कि प्रेम पर बात ना की जाए तो अधूरा सा लगता है, तो प्रेम से जुड़ी मेरी एक कविता है जो मैं आपके समक्ष रखती हूँ। भावना में बही मैं चली जा रही, भावना में बही मैं चली जा रही। गीत मन में बुने मैं चली जा रही। बात तुझसे न हो तो तड़पता है दिल। बात तुझसे न हो तो तड़पता है दिल। टूटती और बिखरती चली जा रही, टूटती और बिखरती चली जा रही। तुम ही दिल में मेरे और कोई नहीं, तुम ही दिल में मेरे और कोई नहीं। मैं सरिता के जैसी बही जा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं सरिता के जैसी बही जा रही। नित नए रूप में मैं ढली जा रही, नित नए रूप में मैं ढली जा रही। मैं सरिता के जैसी बही जा रही,
मैं सरिता के जैसी बही जा रही, मैं हूँ मीठी नदी तुम हो खारे बहुत, मैं हूँ मीठी नदी तुम हो खारे बहुत, फिर भी तुम में बही मैं रमी जा रही, फिर भी तुम में बही मैं रमी जा रही, तुम में आकार पाकर बढ़ी जा रही, बात इतनी सी है तुम अगर जान लो, बात इतनी सी है तुम अगर जान लो, मैं तुम्हारी तुम्हारी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत मैं सरिता के जैसी बही जा रही। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारे बीच में दिल्ली सरकार के अंतर्गत हिंदी अकादमी के आप उपसचिव होते हैं, आप परम विद्वान हैं, और बड़े ही विनम्रता के साथ मुझे उन्होंने जानकारी दी कि भाई मैं श्रोता और वक्ता के बीच का एक व्यक्ति हूँ, और जो श्रोता और वक्ता के बीच में एक जो सूक्ष्म दृष्टि रखने वाला होता है ना, उसको बोलते हैं थर्ड एम्पायर। तो आज हमारे थर्ड एम्पायर के रूप में हमारे हिंदी अकादमी दिल्ली के उप सचिव ऋषि कुमार शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित है। जरा जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। ऋषि कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी कि आपने सतमोला कवियों की चौपाल में मुझे बुलाया, और मैंने इस कार्यक्रम के बारे में बहुत सुना था कि नए नए कवियों को ये पटल पर लाने का बहुत प्रयास करते हैं, तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। और सतमोला कवियों की चौपाल को भी बहुत बहुत बधाई। जैसा कि चर्चा में आया कि 20 वर्ष हो चुके हैं, 21वें वर्ष में प्रवेश किया है, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। और आपने बहुत सारी बात कही, विद्वान, साहित्यकार, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आज देश में श्रोताओं और पाठकों की बहुत कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए एक बिंदु मैं भी हूँ, क्योंकि मेरा संपर्क काफ़ी समय से पत्रकारिता से रहा, और साहित्य को मैं पढ़ने में मेरी बड़ी रुचि है। और मैं तो पत्थर, पठार और नदियों के बीच का व्यक्ति हूँ, ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन हिंदी साहित्य में मेरी बहुत गहरी रुचि है। और क्योंकि मेरा आसपास का समाज ऐसा था कि मुझे हिंदी के बारे में सोचने समझने का बड़ा मौका मिला, परिचर्चाओं का मौका मिला, और उसके साथ फिर मैं आकाशवाणी दिल्ली से जुड़ गया। वहाँ मैंने 10 साल पत्रकारिता की। उसके बाद फिर मैंने कार्यक्रमों का बहुत संयोजन किया, बहुत सारी चीज़ें की, और फिर दिल्ली सरकार ने मुझे अवसर दिया कि भाई मैं हिंदी की सेवा के लिए हिंदी अकादमी में थोड़ा अपना सहयोग करूं, और मैं वो कर भी रहा हूं। परंतु साहित्य को लेकर आज बहुत चुनौतियां हैं, भाषाओं को लेकर चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि सराइकी को लेकर बहुत अवेयरनेस अभी आई है, परंतु हिंदी हो, उर्दू हो या पंजाबी हो, बहुत सारे जो युवा आ रहे हैं वो इन भाषाओं को छोड़ते चले जा रहे हैं, और वो उनके सामने जो भाषाएं हैं, वो रोज़गार से संबंधित जो भाषाएं हैं, उनको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे देश की सरकारों ने बहुत प्रयास किए हैं, कर रहे हैं, और हम भी उस प्रयास में थोड़ी सी आहुति दे रहे हैं कि किसी न किसी तरह से हिंदी को पटल पर लाया जाए। और रही बात साहित्य की, कि दीपा जी ने अभी और शर्मा जी ने अभी, आपने भी साहित्य की बात की। साहित्य लिखने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए और साहस भी चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि साहित्य मन के भावों को कागज़ पर उतारने के बाद आम जनता तक पहुंचाने का जिम्मा आप जैसे कवियों का और साहित्यकारों का है। उसमें कहीं ना कहीं आप किसी न किसी का भला देखते हैं, लोक का भला देखते हैं, आम मानस का भला देखते हैं, और यही कविता और साहित्य लेखन की सफलता होती है। और हमें लगता है कि भाई हम सबको, मुझे तो लगता है प्रवीण जी भी हमारा ही काम कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हिंदी को आगे बढ़ाने का काम है ये। और कितने कम चैनल ऐसे हैं जो कविताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बहुत कम।
है ना, उनकी अपनी टीआरपी है और उनका अपना व्यवसाय है। परंतु ये कार्य कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और बड़ी बड़ी संस्थाएं भी कर रही हैं इसको लेकर, और दिल्ली सरकार भी कर रही है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई साहित्य को आगे बढ़ाना चाहिए और आम जनता तक लाना चाहिए, हिंदी का प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिससे कि हम अपने युवाओं को हिंदी से जोड़ सकें। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, वो एक संस्कृति है, अपने देश की संस्कृति है। उस संस्कृति से लोगों को जोड़ना हिंदी के माध्यम से ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जैसे ही बच्चा संस्कृति से जुड़ेगा, भाषा से अपने आप जुड़ा हुआ है, फिर वो रीति रिवाज से, फिर वो हमारे कस्टम से जुड़ता चला जाएगा, संस्कारित हो जाएगा, संस्कारित बच्चा बन जाएगा। और संस्कारित बच्चे जो होते हैं ना, वो देश के प्रतीक होते हैं, वो जाने जाते हैं। आज दीपा जी पढ़ाती हैं कॉलेज में और सर भी बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ते हैं। भाषा का बड़ा संकट है, ना उनको अच्छी हिंदी आती है, ना उनको अच्छी अंग्रेजी आती है, वो दोनों को मिक्स करके बोल रहे हैं। तो हम प्रयास करते हैं कि अच्छी हिंदी लोगों के पास पहुंचे, इसके लिए हम पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं और हम सहयोग दे रहे हैं। विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे हैं, हम कॉलेजों में भी काम कर रहे हैं। और बच्चों को सरकारों को सोचना होगा कि रोज़गारों के क्षेत्र में यदि हिंदी को ला दिया जाए तो बच्चे अपने आप सीखना स्टार्ट कर देंगे। और इसमें बच्चों की कमी नहीं है प्रवीण जी, इसमें समाज के वातावरण की कमी है। समाज ने एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया है कि यदि हमारा बच्चा ये कह रहा है कि मम्मी ये कुत्ता है, तो हम कहते हैं नहीं ये कुत्ता नहीं, ये डॉगी है। तो कहीं ना कहीं हम इससे बहुत प्रभावित हैं, हमारे उसमें बड़ा हमारी भूमिका बहुत अधिक है। तो हम चाहते तो हैं हमारा बच्चा हिंदी बोले, लेकिन हम उसको ये नहीं सिखाते कि भाई एक हिंदी की कविता सुने। हम सिखाते हैं जॉनी जॉनी यस पापा, या हमारे बीच में दास्ता है, दास्ता हमारे अंदर है हिंदी के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो हमको ये चाहिए कि ऐसी दास्ताओं को छोड़कर हमको हिंदी के प्रचार प्रसार में लग जाना चाहिए। ऋषि जी, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि ये सब सतमौला कवियों की चौपाल है, मात्र राजभाषा हिंदी का ही कार्यक्रम नहीं है। भारत की समस्त जो हमारी भाषाएं, राजभाषाएं हैं, जब भारतीय भाषाएं जितनी भी, उन सब के कविताओं का कार्यक्रम है। अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ वो मेरे बड़े भाई हैं और आप अखिल भारतीय साहित्य परिषद के पूर्व में मेरे साथ राष्ट्रीय मंत्री रहे, साथ ही साथ आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं। वरिष्ठ साहित्यकार के साथ एक कविता के अंदर एक विधा है शिरायकी, और मैंने आज से 7-8 वर्ष पहले एक बुजुर्ग वयोवृद्ध कवि को आमंत्रित किया था और उन्होंने शिरायकी की। मैंने पहली बार उनसे दीवान चंद शायद उनका नाम रहा है, और उस टाइम उनकी आयु रही होगी 70-75 वर्ष। और उसके बाद अगर शिरायकी की चर्चा हुई तो वो चर्चा हुई हमारे बड़े भाई डॉक्टर विजय नागपाल नाविक जी से। और जिस प्रकार उनकी ये विधा है, उसी प्रकार इस विधा के साथ साथ उनका कंटेंट होता है, उनका विषय वस्तु होता है। और ऐसे वरिष्ठ कवि को आमंत्रित करते हुए सतमौला कवियों की चौपाल बहुत प्रसन्नता अनुभव करती है। मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विजय नागपाल नाविक जी को सरायकी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई। सबसे पहले तो आपको जो सदकार्य आप कर रहे हैं, नवांकुरों को स्थान दे रहे हैं और मेरे जैसे वृद्धांकुरों को भी आप वृद्धांकुर नहीं है, आप तो स्थापित कवि हैं। आपके प्रभामंडल से नवांकुर चमकेंगे। मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। और 20 वर्ष पूरे कर लिए आपने, ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। आपको आगामी कई वर्षों तक आप ऐसे ही इस काम को करते रहें और साहित्य की सेवा करते रहें। आपने जैसा आदेश किया है, पहले एक हिंदी गीत
और फिर एक सराइकी में गीत आप सबके समक्ष रखूंगा। तो गीत प्रस्तुत है। तेरे रुखसार के गर न दीदार हों, आहा, तेरे रुखसार के गर न दीदार हों, इस महफिल में आने से क्या फायदा। आहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तेरे रुखसार के गर न दीदार हों, इस महफिल में आने से क्या फायदा। तू मेरे सामने और है भी नहीं, तू मेरे सामने और है भी नहीं, ऐसे दिखने दिखाने से क्या फायदा। वाह वाह वाह। तेरे रुखसार के वो भी था वक्त जब हम मिले थे। वाह भाई साहब, वाह वाह। वो भी था वक्त जब हम मिले थे कभी, बाद घंटों के लगता मिले हैं। आहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाद घंटों के लगता मिले हैं अभी। अब तो ये हाल है हम गए हैं तरस। अब तो ये हाल है हम गए हैं तरस। कोई कह दो फसाने से क्या फायदा। वाह 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 वाह। तेरे रुखसार के गर न दीदार हों, वो खड़े रहना घंटों इंतजार में, वो खड़े रहना घंटों इंतजार में, और घंटों बिताना फिर तकरार में। वो खड़े रहना घंटों इंतजार में, और घंटों बिताना फिर तकरार में। रूठ जाना मनाना मैं भूला नहीं। रूठ जाना मैं भूला नहीं। रूठ जाना मनाना मैं भूला नहीं। अब वो सब कुछ बताने से क्या फायदा। वाह 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 वाह। तू मेरे सामने और है भी नहीं, ऐसे दिखने दिखाने में क्या फायदा। अंतिम बंद देखिएगा। स्वागत। ये जीवन तुमसे शुरू तुम्ही पे खत्म। ये जीवन तुमसे शुरू तुम्ही पे खत्म। यदि तुम ना मिलो तो मानो मुझ पे सितम। ये जीवन तुमसे शुरू तुम्ही पे खत्म। यदि तुम ना मिलो तो मानो मुझ पे सितम। तुम मुझे भूल जाओ ये हक है तुम्हें। तुम मुझे भूल जाओ ये हक है तुम्हें। ना हक किससे बनाने से क्या फायदा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे सामने और है भी नहीं, ऐसे दिखने दिखाने से क्या फायदा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। में क्या फायदा। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद अपने एंकर प्रशांत अवस्थी और मीरा चौधरी के साथ। आप बने रहिए सतमोला कवियों की चौपाल में।
हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग, हाँ सतमोला नमकीन। तो साथियों, अंतराल के बाद में एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम होता है सतमोला कवियों की चौपाल। और चटकारे के साथ में हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे पुनः। और जब कार्यक्रम की शुरुआत हो और अगर हमारे तो वह अब रिटायर हो चुके हैं और कुछ लोग रिटायर होने के बाद में संकल्प लिया करते हैं कि वह सपने, जैसा कि अभी राम दादू जी ने कहा था कि जो हम बचपन हमारे सुधीर आर्या जी का एक साहित्यिक मन हुआ करता था, तो रिटायरमेंट के बाद में उस मन ने दोबारा से उछाल जब मारी तो इन्होंने कविताओं को एक रूप देना शुरू किया, स्वरूप देना शुरू किया। तो सबसे पहले जो ये कविता आज यहाँ सुनाना चाहते हैं वह दोस्ती पर कविता है। और दोस्ती अपने आप में एक अनमोल शब्द है, इसका कोई भी वजन मापने का तरीका अभी तक इजाद नहीं हुआ है। आइए आमंत्रित करते हैं सुधीर आर्या जी को, वह भी इंदिरापुरम से आए हुए हैं। आप सबकी जोरदार पहली बारी एक मौका मिला है हमें एक मंच पर आकर अपने उद्गार व्यक्त करने का, अपनी रचनाओं को लोगों तक लाने का, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सतमोला कवियों की चौपाल का। तो मैं शुरुआत करता हूँ दोस्ती की बात करने करता हूँ। तो मैं मेरी एक खास आदत है बचपन से ही कि मेरे दोस्त बहुत बनते हैं या मैं बना लेता हूँ। वो उनकी जो पुरानी यादें भी मेरे को अभी तक, बचपन के दोस्त अभी तक मेरे से जुड़े हुए हैं और जो नए हैं वो तो जुड़े ही रहते हैं। तो उसमें कुछ कहता हूँ, मेरी हस्ती कहाँ थी किसी को कुछ देने की, मेरी हस्ती कहाँ थी किसी को कुछ देने की, ये तो दोस्ती खुदा की नेमत थी जो मैंने सब में बांट दी। हाय हाय। तो इसी के साथ मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ। कविता का टाइटल है दोस्त ही तो है। मेरा उससे खून का रिश्ता तो नहीं, मेरा उससे खून का रिश्ता तो नहीं है, मगर अजीज बेहद है, वो दोस्त ही तो है। जिसके साथ जहां भर की बातें करके कभी थकान ना लगे, वो दोस्त ही तो है। जिसके साथ हर छोटी बात पर हम दिल खोल कर हंस दें, वो दोस्त ही तो है। जिसके मजबूत और हमदर्दी कंधे पर सर रखकर मैं रो सकूं, वो दोस्त ही तो है। जिसकी पतली खिचड़ी भी मुझे पकवान लगे और दावत से बेहतर लगे, वो दोस्त ही तो है। जिस पर इतना हक हो आधी रात को भी, जिस पर इतना हक हो आधी रात को भी जगाकर दिल की मैं बात कर लूं, वो दोस्त ही तो है। जिसकी हर बात और साथ बिताए पल से मेरा उदास चेहरा खिल जाए, जिसकी हर बात और साथ बिताए पल से मेरा उदास चेहरा खिल जाए, वो दोस्त ही तो है। जिसके साथ बिना लाग लपेट बिंदास दिल खोलकर बात कर लूं, वो दोस्त ही तो है। जिसके आगे अरसे बाद पल भर भी मिलूं, जिससे एक अरसे बाद पल भर भी मिलूं, दिल बाग बाग झूम उठे, वो दोस्त ही तो है। जिसके साथ दूर रहते भी कभी दूर ना हो, जिसके साथ दूर रहते भी कभी दूर ना हो और दिल के तार जुड़े ही रहें, वो दोस्त ही तो है। जिसकी दोस्ती ऐसी हो जो बेजान सी तन्हा ज़िंदगी में जान डाल दे, जिसकी दोस्ती ऐसी हो जो बेजान सी ज़िंदगी में जान डाल दे, वो दोस्त ही तो है। जिसका साथ हरदम हर पल सुख दुख में भी बेइंतहा बना रहे, वो दोस्त ही तो है, वो दोस्त ही तो है, वो दोस्त ही तो है। धन्यवाद। दूसरी कर सकता हूँ? छोटी सी।
मेरी एक मैं अक्सर कभी बैठता हूँ, खाली बैठ के अपना दिमाग में कोई बात आ जाती है, टीवी देखते हुए कोई चीज़ याद आती है, मैं उसके ऊपर कुछ एक काव्य लिखने की कोशिश करता हूँ। वो कई बार जो ना वर्तमान भी हो सकती है, वो किसी पुराने किसी विषय को लेकर भी हो सकती है। तो अभी मैंने एक वर्तमान के संदर्भ में जो एक घटनाएं घट रही हैं उनके संदर्भ में कविता लिखी है, जिसका शीर्षक है हाँ बहुत कुछ सही नहीं है। मचा हुआ है देश में हाहाकार, हर जगह हर दिशा में। बहुत कुछ ठीक ही लगता है पर सब कुछ बदल सा गया है। हाँ बहुत कुछ सही नहीं है। हालांकि देश के सभी नागरिक साथ ही मिलकर रहते हैं, पर धर्म और जातियों में बंटकर मरते मारते रहते हैं। हाँ बहुत कुछ सही नहीं है। बहन बेटियां पढ़ लिख आगे बढ़ रही हैं हर जगह, अक्सर बलात्कार और हिंसा की शिकार हैं हर जगह। हाँ बहुत कुछ सही नहीं है। बच्चे और युवा अधर्मी और संस्कारहीन हो रहे हैं, क्योंकि स्कूल कम टीवी और फिल्म ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। हाँ बहुत कुछ सही नहीं है। बेटियां पढ़ लिख कार्यरत पर सास से एडजस्ट नहीं करती। थोड़ा मैंने सास बहू का एंगल डाल दिया इसमें। बेटियां पढ़ लिख कार्यरत पर सास से एडजस्ट नहीं करती। सास भी शिक्षित आधुनिक हैं पर बहू से एडजस्ट नहीं करती। मैंने दोनों को बराबर दे दिया है, ना बहू नाराज होगी ना सास नाराज होगी। हाँ बहुत कुछ सही नहीं है। घर है, कार है, टीवी है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, सब सुख है। घर है, कार है, टीवी है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, सब सुख हैं, लेकिन घर के सदस्य अपने कमरों और मोबाइल में घुसे हैं। हाँ बहुत कुछ सही नहीं है। पुराने घर की यादों में आंगन, छत और एक संग सोना है। पुराने घर की यादों में आंगन, छत और एक संग सोना है। अब बिना आंगन छत के फ्लैट में साथ रहकर भी अलग सोना है। हाँ बहुत कुछ सही नहीं है। हालांकि देश प्रगति की राह पर आबाद गति से दौड़ रहा है। हालांकि देश प्रगति की राह पर आबाद गति से दौड़ रहा है, लेकिन सच यह भी है कि भ्रमित विपक्ष इसे रोक रहा है। हाँ बहुत कुछ सही नहीं है। हाँ बहुत कुछ सही नहीं है। हाँ बहुत कुछ सही नहीं है। धन्यवाद। आपने बात कही हाँ बहुत कुछ सही नहीं है, ये इंगित करती है कि कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर सुधार की आवश्यकता है और कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसमें हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। वह उम्र के दौर से भी देखा जा सकता है, वह धन के स्वरूप में भी देखा जा सकता है, वह अपने व्यक्तित्व के स्वरूप में भी देखा जा सकता है। हो सकता है हमारे अंदर बहुत कुछ सही ना हो सकता है कि हम तो सही हैं लेकिन हम बहुत कुछ सही समझा ना जा रहा हो, तो इसलिए सुधार की गुंजाइश रहती है। और इस उम्र में अगर आप इस बात को कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम जैसे युवाओं के लिए ही यह संदेश है। अगले कवि हमारे बीच में जो पधार रहे हैं उनका नाम होता है राम दादू। पेशे से वो सीए हैं। काफ़ी लेख जोख और गणित का काम होता है सीए का काम। कई लोगों का प्लस माइनस घाटा मुनाफा कराते रहते हैं। आइए देखते हैं कि माँ के विषय में वो कितना घाटा और मुनाफा हम लोगों को कराने में सफल हुए। आप सबकी जोरदार तालियों से इंदिरापुरम के राम दादू। नमस्कार और धन्यवाद मुझे ये मंच देने के लिए। मैं राम दादू, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अभी थिएटर आर्टिस्ट और अब कवि भी हूँ। मेरी कविता माँ के ऊपर है, जिसमें मैंने 4 लाइनें पहले लिखी हैं। मान सम्मान में ढूंढ लो होगी माँ, खुले आसमान में पूछ लो होगी माँ। माँ ही से मानव बना और मानवता मार्गदर्शक बनी साथ में होगी माँ। बहुत सुंदर। माँ मेरी प्यारी माँ, मेरे बच्चों की दादी माँ। माँ मेरी प्यारी माँ, मेरे बच्चों की दादी माँ, मुझको फिर लेकर चल मेरे बचपन में माँ, मेरे बचपन में माँ। कांधे पे बिठा लेना, बाहों में झुला लेना,
कांधे पे बिठा लेना, बाहों में झुला लेना, हर पल चेहरा मेरा पल्लू में छुपा लेना। वो पल वापस दे दे, वो पल वापस दे दे, गोदी में सुला ले माँ, मुझको फिर लेकर चल मेरे बचपन में माँ। जिद पर मेरी तेरा, जिद पर मेरी तेरा, बड़े प्यार से समझाना, रोकर तुझसे हर बात अपनी फिर मनवाना। मन करता है फिर रूठूं, मन करता है फिर रूठूं, तू मुझे मनाए माँ, तू मुझे मनाए माँ, मुझको फिर लेकर चल मेरे बचपन में माँ। हर गुण तूने मुझको बड़े प्यार से सिखलाया, हर गुण तूने मुझको बड़े प्यार से सिखलाया। तेरे इस हुनर से राम, तेरे इस हुनर से राम आज कुछ काबिल बन पाया। फिर भी ना चुका पाऊँ, फिर भी ना चुका पाऊँ उपकार तेरा है माँ, मुझको फिर लेकर चल मेरे बचपन में माँ। माँ मेरी प्यारी माँ, मेरे बच्चों की दादी माँ। वाह, बहुत एक छोटी सी कविता और है, बचपन के ऊपर ही है। जी, स्वागत है। मन बचपन, आज फिर बच्चा बना मन, आज फिर बच्चा बना मन, लौट कर आया है बचपन। गली नुक्कड़ के चौराहे दोस्त मिलते थे मन चाहे, हाय हाय। गली नुक्कड़ के चौराहे दोस्त मिलते थे मन चाहे। धूप बारिश में मस्ती से बीत जाता था पूरा दिन, आज फिर बच्चा बना मन, लौट कर आया है बचपन। वो घर स्कूल के रास्ते, वो घर स्कूल के रास्ते, ज्ञान को बांटते बसते। कदम नन्हे बोझ भारी, कदम नन्हे बोझ भारी, उम्मीदों पर था नया जीवन, उम्मीदों पर था नया जीवन। वही मासूमियत के पल, वही मासूमियत के पल, घटा रिमझिम हवा बादल। करूं सब ख्वाहिशें पूरी, तोड़ डालूं आज बंधन, आज फिर बच्चा बना मन, प्यार से थाम लो बचपन, लौट कर आया है बचपन, लौट कर आया है बचपन। ये थे राम दादू जी, जिनकी 2 कविताएं आपने सुनी, और साथ ही साथ इनकी एक पुस्तक भी आ चुकी है जिसका नाम होता है अनछुए पल। और आज के दिन इसका प्रमोशन भी अभी आपने देखा हुआ था। और साथ ही साथ अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर राम दादू जी की और कविताएं पढ़ना चाहते तो इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। और सुधारने का क्रम जो है वह हम भी करेंगे, क्योंकि कई कवियों को जब हमने सुना तो काफ़ी समसामयिक और अन्य रचनाएं सुनी, लेकिन गज़ल और गीत की बात ना हो तो कभी सम्मेलन पूरा नहीं होता है। और ऐसी बातों को करने के लिए हमारे बीच में वंदना गोयल जी फरीदाबाद से आ रही हैं। आइए सुनते हैं उनकी गज़लों को। आप सबकी जोरदार तालियां। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी। सबसे पहले माँ वाणी को नमन करती हूँ और 2 मिसरे देती हूँ। करना है गर कुछ तो, करना है गर कुछ तो हाथों से अपने कमाल कर, करना है गर कुछ तो हाथों से अपने कमाल कर, कि होता नहीं फैसला, होता नहीं फैसला किस्मत का सिक्का उछाल कर। और 4 मिसरे देती हूँ मैं। जिंदगी पर किताब लिखनी थी, जिंदगी पर किताब लिखनी थी, आदतें कुछ खराब लिखनी थी। जिंदगी पर किताब लिखनी थी, आदतें कुछ खराब लिखनी थी। बेवजह तूने लिख दिया आंसू, बेवजह तूने लिख दिया आंसू, मुझको आंखें शराब लिखनी थी। हाय, क्या बात है। शुक्रिया। घनघोर श्रृंगार। और डूब गए, 4 मिसरे मर गए, निपट गए। आईने को यूं रूबरू करके, आईने को यूं रूबरू करके, खुद ही से एक गुफ्तगू करके, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे जिंदगी तुझको, जख्म सारे कभी रफू करके, जख्म सारे कभी रफू करके। काफी गहरा मामला है, तालियां। बहुत शुक्रिया। और एक गजल के अशार सुनाऊंगी, उससे पहले 4 मिसरे की गजल होती क्या है। ख्वाब पलकों से गिरा हो तो गजल होती है जी, ख्वाब पलकों से गिरा हो तो गजल होती है, खुद की खातिर भी सजा हो तो गजल होती है। एक तबस्सुम से नहीं होते मुकम्मल मिसरे, एक तबस्सुम से नहीं होते मुकम्मल मिसरे, एक आंसू भी खफा हो तो गजल होती है, एक आंसू भी खफा हो तो गजल होती है। बहुत बहुत सुंदर। गजल का मतलब है, मेरी सांसों को
मेरी सांसों को खुशबू जाफरानी कौन देता है? मेरी सांसों को खुशबू जाफरानी कौन देता है? हवा आंगन में दिल के, हवा आंगन में दिल के यूं सुहानी कौन देता है? और कभी जुगनू कभी तितली कभी फूलों के झूले उफ, कभी जुगनू कभी तितली कभी फूलों के झूले उफ, मुझे ये ख्वाब बोलो आसमानी कौन देता है? और शुक्रिया। और शेर देखिएगा, जमाना चांद पर जाकर खड़ा है और एक तुम हो, जमाना चांद पर जाकर खड़ा है और एक तुम हो, खतों में रख के, खतों में रख के फूलों की निशानी कौन देता है? मेरी सांसों को खुशबू जाफरानी कौन देता है? और ये शेर देखिएगा, अजी किल्लत बहुत है, अजी किल्लत बहुत है आजकल बच्चों में सुनने की, अजी किल्लत बहुत है आजकल बच्चों में सुनने की, मशीनी युग में, मशीनी युग में रातों को कहानी कौन देता है? वाह वाह वाह। और मोहब्बत गर नहीं है तो क्या है, मोहब्बत गर नहीं तो क्या है, सोचो जरा एक बार, हथेली पर सजाकर, हथेली पर सजाकर जिंदगानी कौन देता है? हाय। और ये शेर देखिएगा, तुम्हारे दर्द से वाकिफ नहीं होती तो बोलो तुम, तुम्हारे दर्द से वाकिफ नहीं होती तो बोलो तुम, तुम्हें भर भर प्याले, तुम्हें भर भर प्याले में पुरानी कौन देता है? और ये मक्ता गज़ल का, ये दुश्मन कौन है, ये दुश्मन कौन है मेरा न देखा वंदना जिसको, ये दुश्मन कौन है मेरा न देखा वंदना जिसको, मेरी हस्ती निगाहों में, मेरी हस्ती निगाहों में यूं पानी कौन देता है? मेरी सांसों को खुशबू जाफरानी कौन देता है? और एक गज़ल के इसके 2-3 शेर सुनाती हूँ, इसका एक मतलब और 2 शेर। किस्मत का लिखा काश बदल जाए तो अच्छा, किस्मत का लिखा काश बदल जाए तो अच्छा, वो अश्क सा आँखों से निकल जाए तो अच्छा, किस्मत का लिखा काश बदल जाए तो अच्छा, वो अश्क सा आँखों से निकल जाए तो अच्छा, बेदर्द जमाना न देगा कोई नसीहत, बेदर्द जमाना न कोई देगा नसीहत, है वक्त अभी तू जो संभल जाए तो अच्छा। और इसका एक शेर और है, एक दूसरे, रह जाए भरम दोनों का, रह जाए भरम दोनों का हो जाए फ़कत यूं, रह जाए भरम दोनों का हो जाए फ़कत यूं, छूकर जो मुझे मौत निकल जाए तो अच्छा, छूकर जो मुझे मौत निकल जाए तो अच्छा। एक बोझ है सांसों पे मोहब्बत का किसी की, एक बोझ है सांसों पे मोहब्बत का किसी की, दम एक ही हिचकी में निकल जाए तो अच्छा, क्या बात है। दम एक ही हिचकी में निकल जाए, काफी कठिन मोहब्बत रही है, किस्मत का लिखा काश बदल जाए तो अच्छा। ऐसा लग रहा था चौतरफा घेर करके जो है प्रेम के लिए मनाया जा रहा है। कुछ इस तरीके से अगर कहेंगे तो मुक्तक के रूप में निकल के आता है कि ये तो एक कवित्री की जुबानी थी, तो एक कवि की जुबानी अगर आप सुनेंगे इस तरीके से घेर करके प्रेम करना, तो वह क्या कहना चाहेगा, सुरीली हो सजीली हो छबीली हो नशीली हो, सुरीली हो सजीली हो छबीली हो नशीली हो, कटीली हो छटीली हो हटीली हो गठीली हो, और तुम्हें देखूं तुम्हें चाहूं रसीला स्वाद आता है, रसों की खान सी हरदम रसीली तुम रसीली हो। तो भैया प्रेम में घेरते रहिए और चलते हैं अगले कवि की ओर। तो ऐसे ही स्वरूपों की चर्चा करने के लिए हमारे बीच में देश के एक बहुत ही समृद्ध साहित्यकार, जो उम्र और अनुभव के आधार पर कई उन्होंने ज्ञान प्राप्त किए, तो ऐसे ही ज्ञान की कलम से निकली हुई आज बातों को हम सुनेंगे बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार शेखर असोफा जी से। प्रथम गुरु गणेश को तिलक चंदन करता हूँ, द्वितीय माँ सरस्वती का वंदन करता हूँ, तृतीय सभी उपस्थित मुझे देखने और सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुझे एक दिन सपना आया, खुद को मैंने 10 हाथों के दशक की रेल में पाया। मुझे एक दिन सपना आया, खुद को 10 हाथों के दशक की रेल में पाया। मुंबई की मशहूर है ताड़ी, मुंबई की मशहूर है ताड़ी, मैंने टिकट कटा ली विरार से चर्च गेट की वाया बंदरबाड़ी।
मैंने टिकट कटा ली विरार से चर्च गेट की वाया बंदरवाड़ी। अब चढ़ गया शेखर उपनगरीय स्लो रेल रे, अब चढ़ गया शेखर उपनगरीय स्लो रेल रे, देखी जो देखी उसमें रेलम पेल रे। अंदर दिखा रहा था मदारी उसमें एक खेल रे, अंदर दिखा रहा था मदारी उसमें एक खेल रे। धक्कम मुक्की में रहे थे, धक्का मुक्की में धक्कम धक्की हम भी झेल रहे। मदारी बोला बंदर, मदारी बोला बंदर, ऊपर आसमान नीचे समंदर, बता गाड़ी कांदीवली जाएगी या फिर भयंदर, बता गाड़ी कांदीवली जाएगी या फिर भयंदर। बंदर गुस्से से बोला चुप हो जा छछुंदर, बंदर गुस्से से बोला चुप हो जा छछुंदर। अगर गाड़ी में बम हुआ, अगर गाड़ी में बम हुआ तो आत्माएं आसमान और लाशें समंदर। अगर गाड़ी में बम हुआ तो आत्माएं आसमान और लाशें समंदर। मदारी बोला बंदर, क्या ऊपर इतनी जगह है जो जनता को झेल सकेगी? क्या ऊपर इतनी जगह है जो जनता को झेल सकेगी? क्या वहाँ भी यहाँ जैसे मंत्री और संतरी है जिनके संग जनता नोट वोट और मुफ्त सुविधाओं का खेल खेल सकेगी? बहुत सुंदर। क्या वहाँ भी यहाँ जैसे मंत्री और संतरी है जिनके संग जनता नोट वोट और मुफ्त सुविधाओं का खेल खेल सकेगी? बंदर बोला मेरे आका, ऊपर पड़ा है खाली बहुत बड़ा इलाका। बंदर बोला मेरे आका, ऊपर पड़ा है खाली बहुत बड़ा इलाका। और इतने जब ऊपर एक साथ जाएंगे, और इतने जब ऊपर एक साथ जाएंगे तो यकीन मानिए व्यवस्था चलाने के लिए मंत्री और संतरी भी बन जाएंगे। तो यकीन मानिए व्यवस्था चलाने के लिए मंत्री और संतरी भी बन जाएंगे। मदारी बोला बंदर, जब वहाँ भी बेकारी और भ्रष्टाचारी बढ़ जाएगी, जब वहाँ भी बेकारी और भ्रष्टाचारी बढ़ जाएगी तो क्या वहाँ इनकी सरकार देवलोक का हस्तक्षेप करवाएगी? तो वहाँ भी इनकी सरकार देवलोक का हस्तक्षेप करवाएगी। बंदर बोला मूर्ख प्राणी, बंदर बोला मूर्ख प्राणी, तुमसे तो ज़्यादा है तेरी घरवाली शानी। बंदर बोला मूर्ख प्राणी, तुमसे तो ज़्यादा है तेरी घरवाली शानी। तुम हस्तक्षेप में घूम रहे हो, तुम हस्तक्षेप में ही घूम रहे हो। ये तो जाते ही सबसे पहले देवलोक पर कब्जा जमाएंगे, ये तो जाते ही सबसे पहले देवलोक पर कब्जा जमाएंगे और उनको भी अपने सारे तौर तरीके सिखाएंगे, और उनको भी अपने सारे तौर तरीके सिखाएंगे। अगर वो नहीं सीखे तो उनको भी वहाँ से भगाएंगे, अगर वो नहीं सीखे तो उनको भी वहाँ से भगाएंगे और वो सीधे त्रिदेवों के चरणों में जाएंगे। और फिर आगे की बातें नारद जी तीनों लोकों में नारायण नारायण कहते हुए सुनाएंगे। मदारी बोला बंदर, मदारी बोला बंदर, गंगा तो नीचे बहती है, ये ऊपर क्या पिएंगे? फसलें तो धरती पर पकती है, ये बिन खाए कैसे जिएंगे? मदारी बोला बंदर, गंगा तो नीचे चल बहती है, ये ऊपर क्या पिएंगे? फसलें तो धरती पर पकती है, ये बिन खाए कैसे जिएंगे? बंदर बोला मेरे मालिक तू है भोला, बंदर बोला मेरे मालिक तू है भोला। ऊपर रहने वालों को भूख और प्यास नहीं लगती, ऊपर रहने वालों को भूख और प्यास नहीं लगती। वहाँ तो बिना वायर के ही है स्ट्रीट लाइट जगती, वहाँ तो बिना वायर के ही है स्ट्रीट लाइट जगती। और इसीलिए तो वो नीचे वालों पर पूरा ध्यान है देते, और इसीलिए तो वो नीचे वालों पर पूरा ध्यान है देते, और ऊपर बैठे बैठे ही अपना हिस्सा है ले लेते, और ऊपर बैठे बैठे ही अपना हिस्सा है ले लेते। कुछ इस तरह की कहानी चल रही थी, कुछ इस तरह की कहानी चल रही थी। भय के मारे मेरी सांसें ढल रही थी, कुछ इस तरह की कहानी चल रही थी। भय के मारे मेरी सांसें ढल रही थी, मैं बम्ब के भय से कांप रहा था और संकट मोचन जाप रहा था। मैं बम्ब के भय से कांप रहा था और संकट मोचन जाप रहा था। पटरी पर दौड़ रही थी गाड़ी, पटरी पर दौड़ रही थी गाड़ी, पर कभी मंद कभी तेज हो रही थी मेरी नाड़ी, पर कभी तेज और कभी मंद हो रही थी मेरी नाड़ी। सोचा यदि बम्ब फट जाएगा, सोचा यदि बम्ब फट जाएगा तो तू भी वहाँ चला जाएगा, सोचा यदि बम्ब फट जाएगा तो तू भी वहाँ चला जाएगा। अरे तुझे तो भूख भी बड़ी लगती है,
अरे तुझे तो भूख भी बड़ी लगती है, वहाँ क्या धक्के खाएगा। इतने में ही आ गया चर्च गेट, मैं बोला कूद जा प्यारे मत कर लेट। इतने में ही आ गया चर्च गेट, में बोला कूद जा प्यारे मत कर लेट। अगर फट गया बम तो घर वाले हो जाएंगे सैड, नहीं मिली घर लाश कहीं तो टीवी अखबार में दे देंगे ऐड। इतने में ही मेरे आगे वाले डिब्बे में बम फट गया, इतने में ही मेरे आगे वाले डिब्बे में बम फट गया। देखते ही देखते वो डिब्बा 2 हिस्सों में बट गया। मैं कूदा प्लेटफार्म पर बिना सोचे समझे झटपट, मैं कूदा प्लेटफार्म पर बिना सोचे समझे झटपट। मारे दर्द के उछल रहा था मैं, कभी चित्त तो कभी पट। मारे दर्द के उछल रहा था मैं, कभी चित्त तो कभी पट। चूंकि मैं तो गहरी नींद में गिरा था घर के पलंग से होकर लटपट। चूंकि मैं तो गहरी नींद में गिरा था घर के पलंग से होकर लटपट। और जल्द ही खुल गई मेरी आंखें खटाखट खटाखट खटाखट। मेरे जोड़ों के दर्द तो धीरे धीरे दूर हो गए। मेरे जोड़ों के दर्द तो धीरे धीरे दूर हो गए। मगर उस राक्षसी वृत्ति कृत्य से न जाने कितने घर बेनूर हो गए, कितने घर बेनूर हो गए, कितने घर बेनूर हो गए। आपकी रचना तो हम लोगों की भी धड़कनें बढ़ा रही थी। आपने संक्षिप्त काव्य पाठ किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं बुलाना चाहता हूँ दिल्ली से पधारी हुई प्रीति कच्छल जी को कि वो आए और अपने कविता पाठ से आज किस कार्यक्रम की शुरुआत। नमस्ते, मैं प्रीति कच्छल, बाय प्रोफेशन मैं सीए हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ दिल्ली में, और एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है दिशा संकेत। यह कविता पूर्ण हुई है आज ही के दिन सुबह 11:30 बजे। तो प्रस्तुत है कविता। मेरे भारत की नारी शक्ति, मेरे भारत की नारी शक्ति, तू है ओजस्विता माता। मेरे भारत की नारी शक्ति, तू है तेजस्विता माता। मेरे भारत की नारी शक्ति, तू है प्रकाश दीप माता। मेरे भारत की नारी शक्ति, तू है वीर शौर्य माता। मेरे भारत की पुत्री जागो, मेरे भारत की पुत्री जागो, तू ही है जीवन आधार। मेरे भारत की पुत्री जागो, तुझसे ये निखिल संसार। मेरे भारत की पुत्री जागो, तू है समरसता द्योतक। तू मेरे भारत की पुत्री, तू है राष्ट्र अस्मिता दीपक। बिटिया स्नेहिल भारत माँ की, बिटिया स्नेहिल भारत माँ की, जीवन निर्मात्री तू ही है। बिटिया स्नेहिल भारत माँ की, संस्कृति विस्तारिणी तू ही है। बिटिया स्नेहिल भारत माँ की, परम शक्ति देश की तू। बिटिया स्नेहिल भारत माँ की, बढ़ चल राष्ट्र प्रवाह में तू। शिक्षा संस्कार दुशाला पहनकर, शिक्षा संस्कार दुशाला पहनकर, अंतर द्वार खोलना है। आध्यात्म की ऊंचाई पे पहुंच, आधुनिक मनस्वीपन छोड़ना है। वीर सपूता भारत माँ की, वीर सपूता भारत माँ की, सावधान तुम हो जाओ। भव्य कल्याणकारी परंपराओं हेतु स्वागत बिगुल बजा जाओ। क्यों? क्योंकि भारत देश में जन्म लिया और भारत देश में खेले हैं, भारत देश में पले बढ़े हम, भारत देश में सब अपने हैं। और एक दिन उड़ जाना सबको धुआं बन के पंच तत्वों में, आत्मा को परमात्मा के संग, अहंकार को इस मिट्टी में। खुद से पूछा, खुद से पूछा क्यों है ऐसा, खुद से पूछा क्यों है ऐसा, सब क्यों ऐसा करते हैं। नहीं प्रतीति जाना खुद को भी, इसलिए ऐसा करते हैं। भरोसा ब्रह्म पर रखकर हमको, भरोसा ब्रह्म पर रखकर हमको, जगना और जगाना है। प्रतिक्रिया छोड़, प्रतिक्रिया छोड़ कदम रख आगे, आत्म मूल्यांकन करना है। मदालसा,
मदालसा विदुला जैसी माता, मदालसा विदुला जैसी माता, प्रेरक हमारे जीवन की, अभया हे शक्ति स्वरूपा, याद है वाक पुष्पा बरसात की। लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई हमारी प्रेरणा, मैत्रेयी और गार्गी भी, जीजाबाई पद्मिनी सी लाखों अनोखी रत्न हमारे देश की। और अब अंतिम पंक्तियाँ, ये अंतिम पंक्तियाँ समर्पित हैं महारानी लक्ष्मीबाई को। उनका जन्मदिवस भी है 19 नवंबर, वो मेरी आदर्श भी रही हैं। तो अंत की कुछ पंक्तियाँ फिर से भारत की पुत्री और नारी के लिए लक्ष्मीबाई के आदर्श से ओतप्रोत होने पर जो लिखी हुई है। सावधान, सावधान स्नेहिल बहनों, आत्मविश्वास से उठ जाओ। सावधान स्नेहिल बहनों, गीतानाथ शंख बजा जाओ। सावधान स्नेहिल बहनों, क्रांतिकारिणी तुम बन जाओ। सावधान स्नेहिल बहनों, लक्ष्मीबाई सी खनन खनन कर जाओ। खड़ग भाला चलाना सीखो, खड़ग भाला चलाना सीखो, क्षत्राणी रुद्राणी कहलाओ। खड़ग भाला चलाना सीखो, क्षत्राणी रुद्राणी कहलाओ। कृपाण त्रिशूल में पारंगत हो, चपलासी चम चम चमक जाओ। कृपाण त्रिशूल में पारंगत हो, चपलासी चम चम चमक जाओ। चपलासी चम चम चमक जाओ, चपलासी चम चम चमक जाओ। जय हिंद।
नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सब सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल में अभी जब तक ये एपिसोड होगा तब तक हो सकता है कि चुनाव निबट चुके हों, परिणाम आ चुके हों। पहले भारतीय पत्रकारिता में सटीक बात करने वाली पत्रकारिता के रूप में बहुत कम बातें होती थी। मेरा आप सभी दर्शकों के माध्यम से, क्योंकि साहित्य कविता मात्र मनोरंजन का साधन नहीं है। अगर योगी जी ने अगर एक नारे भी बनते हैं ना, उसमें भी कहीं स्लोगन बनते हैं, फिल्मी गीत बनते हैं, फिल्मी गीत और स्लोगन। पूरी 3 घंटे की फिल्म वो संदेश नहीं देती जो एक छोटा सा विज्ञापन देता है। और योगी जी की तपस्या और अनुभव ने एक स्लोगन दिया, कटेंगे तो बटेंगे। भारत की राजनीति के अंदर एक विभाजनकारी एक नारा उछला, वो था जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना ने वो परिदृश्य किया कि आज पूरा उत्तर प्रदेश में जब राम मंदिर 500 साल की अथक मेहनत के बावजूद फैजाबाद की लोकसभा सीट, ये एक नैरेटिव बनाया गया अयोध्या से हम हार गए। अयोध्या से हम हारे नहीं, अयोध्या की विधानसभा सीट हमने जीती है, वहाँ का क्षेत्र से, वहाँ से हम जीते हैं। तो नैरेटिव बनाया गया कि हम अयोध्या से हम हार गए, वहाँ से आ गए, मोदी जी भी 2 राउंड में पीछे थे। ये हमारे लिए बड़े राष्ट्रीय शर्म का एक कारण बनता है। तब जाकर के योगी जी ने कहा कटेंगे तो बटेंगे। हरियाणा जो हम उम्मीद नहीं करते थे, हरियाणा में हम वापस आ गए। हरियाणा में हम उम्मीद नहीं करते थे, हम वापस आ गए। दूसरा जो परिस्थिति है, देश के प्रधान पंत ने भी इसको समर्थित करते हुए एक वाक्य दिया, एक है तो सेफ है। कोई धर्म का नाम नहीं लिया, कोई जाति का नाम नहीं लिया, लेकिन वो अभी भी अड़े हुए हैं कि नहीं जुड़ेंगे, फलाना नैरेटिव इस पर, वो सब इसमें उलझ गए, मकर जाल में उलझ गए, लेकिन वो अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पा रहे। हमारा संदेश स्पष्ट है, एक है तो सेफ है। आप जहां हमारी आवाज चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र में जा रही है, वहां चाहे जहां चुनाव है, वहां आप केवल राष्ट्र हित को देकर के मतदान करें। हम वो लोग तो हो नहीं सकते कि हम ऊंची मीनारों से फतवा जारी करें, या फतवा नहीं है, ये आपको हम दिल की दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। एक है तो सेफ है, नहीं तो कन्हैया लाल कि जैसे गर्दन काटी गई, ये गर्दनें और जगह भी कटेंगी। तो आगे ध्यान रखें। और 2 जेंडर होते हैं। एक जेंडर होता है मेल
एक जेंडर होता है फीमेल, और बीच का जो जेंडर होता है ना वो थर्ड जेंडर कहलाया जाता है, और हिंदी में कहा जाता है किन्नर कहा जाता है, और अगर हम उसको सामाजिक परिवेश में कहा जाता है उसको बोला जाता है सेक्युलर। हमें सेक्युलर नहीं बनना, हमें या तो आप दक्षिण पंथ हो या वाम पंथ हो, लेकिन बीच वाला नहीं बनना। खुल के मतदान करें, सोच समझ के मतदान करें, खुल के मतदान करें। और इस अपील के साथ हम मिलते हैं अगले रविवार सतमोला कवियों की चौपाल में। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, सतमोला कवियों की चौपाल आज 21 वर्ष का युवक हो चुका है। 21 वर्ष के बाद उसको परिपक्व होना है, और परिपक्व होगा, प्रौढ़ होगा, लेकिन उसके साथ और नई पीढ़ी जुड़ेगी। तो इसका आगे लंबे चलने का मेन इसका एक बीज है, वो बीज है सहभागिता। आप लोग हमारे सतमोला कवि चौपाल में 5 वर्ष के सदस्य बने। आप किसी भी भारतीय भाषा में काव्य पाठ कर सकते हैं, आंचलिक बोलियों में काव्य पाठ कर सकते हैं। स्क्रॉल पे चल रहे, टीवी स्क्रॉल पे चल रहे नंबर 9711182183, इस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। और कई लोगों को इसमें भ्रम रहता है, स्थिति होती है हम 6-6 महीने के आवर्तन में बुलाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा इतना वृहद परिवार है, 15,000 से ऊपर कवियों का परिवार है, तो इसमें जो हमारा परिवार का सदस्य होता है ना, एक भाव होता है। जैसे बोलते हैं जब तक बच्चा नहीं रोता माँ भी दूध नहीं पिलाती। और हमारा जो ये शो है, इसमें इतने लोग हैं, इतने दूर दूर से लोग हैं, उनको स्वयं 6 महीने बाद हमें खटकाना होता है, फ़ोन करना होता है, हम तुरंत बुलाते हैं। और यही कारण है कि हमारे लंबे समय तक शो चल लेगा। और आप सदस्य बने आंशिक अपना सहयोग करके, और सतमोला कवियों की चौपाल आगे भी ऐसा चलता रहेगा। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगले रविवार सतमोला कवि चौपाल में नए श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा। तू ही वजह, तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ।